नमस्कार। आज के वीडियो में बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, आप लोग ये पुस्तक पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने अपने पूर्व के वीडियो में स्विट्ज़रलैंड की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखा। आज हम पढ़ेंगे स्विस संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन का महत्व। जिस स्विट्ज़रलैंड की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को देखा हमने, निश्चित रूप से हम इस बात को समझ सकते हैं कि विश्व का सबसे छोटा देश लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण उदाहरण वाला देश, या यूँ कहें कि प्रजातंत्र का घर कहलाने वाला विश्व का सबसे छोटा देश। आज हम स्विस संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन का महत्व देखेंगे। निम्न बिंदुओं के आधार पर हम महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र। स्विट्ज़रलैंड को विश्व का सबसे ज़्यादा प्राचीन गणतंत्रात्मक राज्य कहा जाता है। 1848 में जब संविधान निर्मित किया गया स्विट्ज़रलैंड में, उससे समय तक वह आधुनिक विश्व का अकेला गणतंत्र माना गया था। 1848 के पूर्व भी अगर हम स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्थाओं का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि स्विट्ज़रलैंड में कभी भी राजतंत्र उस रूप में नहीं रहा जिस रूप में इंग्लैंड, फ्रांस या सोवियत रूस में देखा गया। इसके अलावा स्विस लोग जो हैं वो वंशानुगत राजा या किसी निर्वाचित प्रधान को पूर्ण शक्ति देने के पक्षधर नहीं रहे हैं। वहाँ के लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा गणतंत्रीय भावना देखी जा सकती है कि उन्होंने एकल कार्यपालिका को नहीं चुना, वरन उसके स्थान पर बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया। तो हम कह सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र कहा जा सकता है। दूसरा बिंदु हम देखेंगे अध्ययन के महत्व का, प्रजातंत्र का आदर्श प्रतीक। स्विट्ज़रलैंड की राजनीतिक व्यवस्था को महत्व प्रदान करने वाला अगर दूसरा कोई तत्व कहा जा सकता है तो वह है वहाँ पर प्रजातंत्रात्मक लक्षणों का होना। आधुनिक समय में स्विट्ज़रलैंड ठीक वैसे ही प्रजातंत्र का प्रतीक है जैसे कि प्राचीन विश्व में एथेंस हुआ करता था। स्विस प्रजातंत्र के नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने की जितनी सीमा तक शक्ति प्रदान की गई है, उतना अन्य किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र में वहाँ के नागरिकों को नहीं दी गई है। स्विट्ज़रलैंड के 5 जो कैंटन हैं उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और वहाँ के नागरिकों के द्वारा जनसभाओं में कानूनों का निर्माण किया जाता है, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रजातंत्र का उदाहरण कहा जा सकता है। इसके अलावा लोक निर्णय और आरंभक का उदय स्विट्ज़रलैंड में ही माना जाता है और आज के समय में इनका बहुत अधिक तक पालन जो है वो किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड आधुनिक विश्व में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर होने का दावा कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि ब्रिटेन संसदात्मक व्यवस्था का और अमेरिका संघात्मक व्यवस्था का जनक कहा जाता है। इसी क्रम में हम तीसरा महत्व का बिंदु पढ़ेंगे, स्थायी तटस्थता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से अगर स्विट्ज़रलैंड की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाए तो वास्तव में वो बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में जब पूरा विश्व एक दूसरे के विरोध में तत्पर रहता है, स्विट्ज़रलैंड ने स्थायी तटस्थता की नीति को अपनाया और यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण उदाहरण कहा जा सकता है। 1815 की जब वियना कांग्रेस हुई थी तो उसने स्विट्ज़रलैंड की स्थायी तटस्थता को मान्यता दी थी। 1919 की वर्साई संधि और उसके बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए
उसमें स्विट्ज़रलैंड ने इस बात पर बल दिया कि स्विट्ज़रलैंड को स्थायी रूप से एक तटस्थ राज्य घोषित किया जाए और सभी राज्यों ने स्विट्ज़रलैंड की तटस्थता की स्थिति को स्वीकार कर लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार में स्विट्ज़रलैंड ने युद्धरत दोनों पक्षों के साथ समान संबंध बनाए और हिटलर तथा मुसोलिनी ने भी उसकी तटस्थता को कोई चुनौती नहीं दी। अपनी इस तटस्थता की नीति के कारण ही स्विट्ज़रलैंड ने 2001 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भी प्राप्त नहीं की। हालांकि बाद में सितंबर 2002 में स्विट्ज़रलैंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त कर ली। तो हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व के घटना चक्र के हिसाब से देखें तो स्विट्ज़रलैंड एकमात्र स्थायी तटस्थता वाला राष्ट्र रहा जिसने कभी भी किसी महाशक्ति का पक्ष नहीं लिया और न ही किसी दूसरे का विरोध किया। और यही कारण है कि स्विट्ज़रलैंड की संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन विश्व स्तर पर किया जाता है। अगला और अंतिम अध्ययन का बिंदु है बहुल कार्यपालिका। कार्यपालिका का अगर संगठन की बात करें तो एकल कार्यपालिका के बारे में ज़्यादा चर्चा की जाती है। माना जाता है कि शासन व्यवस्था का कुशलता के साथ संचालन जो है वो एकल कार्यपालिका के द्वारा ही संभव है। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, किसी भी देश का हम उदाहरण लें तो वहाँ एकल कार्यपालिका ही दृष्टिगोचर होती है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां 7 सदस्यों की बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। यह कार्यपालिका न तो पूर्ण अंशों में संसदात्मक कही जाती है और न ही अध्यक्षात्मक, वरन दोनों के गुणों को ग्रहण करते हुए एक नवीन उदाहरण विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार से कुछ महत्व के बिंदु जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की संवैधानिक व्यवस्था जो है वो विश्व के हर व्यक्ति के लिए और विशेष रूप से राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु कहा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे स्विट्ज़रलैंड का संवैधानिक विकास क्रम। जब हम संवैधानिक विकास क्रम पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले 1291 का राज्य मंडल या जो स्थायी मैत्री संघ की स्थापना की गई थी उसके बारे में जानेंगे। आज जो स्विट्ज़रलैंड के निर्माण की प्रक्रिया या जो संवैधानिक विकास हुआ है उसका प्रारंभ जो है वो 1291 से माना जाता है, जिस समय एक राज्यमंडल स्थापित किया गया था। उरी, स्वेज और अंडरवाल्डेन जो राज्य थे, कैंटन थे, उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए राज्यमंडल की स्थापना की थी। इससे पूर्व स्विट्ज़रलैंड के अलग अलग कैंटन थे, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई समन्वय नहीं था, बल्कि ये सारे के सारे कैंटन जो थे वो ऑस्ट्रिया के शासकों के अधीन थे। लेकिन 1291 में 3 कैंटनों ने ऑस्ट्रिया से मुक्ति की घोषणा करते हुए एक राज्यमंडल की स्थापना की। हालांकि ऑस्ट्रिया ने इन्हें पुनः अपने अधीन करने का प्रयास किया, परंतु वो प्रयास में सफल नहीं हो सके। इससे प्रोत्साहित होकर अन्य जो कैंटन थे वो भी राज्यमंडल की ओर अग्रसर हुए और 1353 तक इस राज्यमंडल में 8 कैंटन शामिल हो गए। 1648 तक आते आते इनकी संख्या बढ़कर 13 कैंटन हो गई और ये सारे के सारे जो 13 कैंटन थे वो जर्मन भाषी थे। धीरे धीरे राज्यमंडल की प्रतिष्ठा जो थी वो बढ़ने लगी और 1648 की वेस्टफैलिया की संधि में इसे एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। हालांकि जो राज्यमंडल बनाया गया वो बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल रहा, लेकिन आंतरिक दृष्टि से यह बहुत अधिक दुर्बल था। उसका कारण था कि इसकी कोई स्थायी केंद्रीय सरकार नहीं थी। एकमात्र संस्था थी जिसे डाइट कहा जाता था, जिसके समय समय पर ही सम्मेलन होते थे और केवल राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर ही विचार किया जाता था। लेकिन जो कैंटन बहुमत के निर्णय से असहमत
होते थे उन पर वे निर्णय भी लागू नहीं होते थे। प्रतिनिधियों के द्वारा अपने कैंटनों के द्वारा जो जारी किए जाते थे आदेश, उन्हीं के अनुसार कार्य किया जाता था। यानी कोई संघीय कार्यपालिका नहीं, कोई संघीय सेना नहीं, कोई राष्ट्रीय नागरिकता नहीं, कोई संघीय जनपद अधिकारी नहीं। तो इस प्रकार से जो राज्यमंडल था वो आंतरिक दृष्टि से निश्चित रूप से बहुत दुर्बल था। 6 कैंटोनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र था, 3 कैंटन जो थे उनमें सीमित मताधिकार के साथ प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र था, और 4 जो कैंटन थे वहाँ पर कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया हुआ था। तो धार्मिक मतभेद थे, जिसके कारण 1712 में दूसरा गृह युद्ध जो था वो आरंभ हो गया, जिसके कारण राज्यमंडल जो था वो दुर्बल हो गया। इसीलिए ये माना गया कि स्विस राज्यमंडल नाम की कोई वस्तु नहीं थी। तो जो राज्यमंडल 13 कैंटनों ने मिलकर बनाया वो राज्यमंडल आंतरिक दृष्टि से अगर हम कहें तो दुर्बल रहा। ऐसी स्थिति में क्रांतिकारी जो फ्रांसीसी सेना थी उसने स्विट्जरलैंड पर आक्रमण कर दिया और विजय प्राप्त कर ली। पुराने राज्यमंडल के स्थान पर नए राज्यमंडल की स्थापना हुई और उसे नाम दिया गया हेल्वेटिक गणराज्य। यह जो नवीन गणतंत्र था यह फ्रांस का एक संरक्षित राज्य था, यानी फ्रांस के संरक्षण में यह इसका पोषण हो रहा था, और पेरिस में एक नवीन संविधान बनाकर इसके ऊपर लाद दिया गया था। यह जो नवीन संविधान था इसके अंतर्गत जो व्यवस्था थी उसमें एकात्मकता, केंद्रीय सत्ता और सुदृढ़ नौकरशाही की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। लेकिन जल्दी ही इस व्यवस्था के विरुद्ध अशांति और विद्रोह जो थी वो चारों तरफ फैल गया। स्विट्जरलैंड में पुनः शांति की स्थापना के लिए नेपोलियन ने हस्तक्षेप किया और स्विट्जरलैंड के 60 प्रतिनिधियों को पेरिस बुलाया गया और उनके साथ संधि करने का प्रयास किया गया और उनके ऊपर एक नवीन संविधान को बनाने का दायित्व सौंपा गया। 1803 में नेपोलियन ने प्रसिद्ध एक्ट ऑफ मेडिएशन जो था उसकी घोषणा की और इसके अनुसार हेल्वेटिक गणतंत्र का अंत कर दिया गया और नवीन संविधान जो था वो लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार 1815 तक आते आते 1803 तक आते आते हम कहेंगे हेल्वेटिक जो गणराज्य था उसे समाप्त कर दिया गया। अब ये माना गया कि नए सिरे से स्विट्जरलैंड के लिए कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। तो 1813 में जब नेपोलियन की पराजय हुई तो उसके बाद यूरोप के जो संयुक्त राज्य थे उन्होंने 1814 में स्विस डाइट को एक नया संविधान बनाने के लिए विवश किया और इस जो नवीन व्यवस्था थी इसे पैक्ट ऑफ पेरिस नाम दिया गया। 1815 की वियना कांग्रेस ने ये जो नवनिर्मित संविधान था इसे स्वीकार कर लिया गया और इस तरीके से स्विट्जरलैंड की आंतरिक व्यवस्था का निर्धारण किया गया। राष्ट्रीय राजनीति में स्विट्जरलैंड की स्थायी जो तटस्थता की घोषणा थी उसको भी स्वीकार कर लिया गया। वियना कांग्रेस का यह निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य था। इसी समय स्विस राज्य संघ की सदस्य संख्या जो थी वो अब कितनी हो गई? 22 हो गई। यानी जर्मन, फ्रेंच, इटालियन तीनों भाषाओं से संबंधित लोग जो थे उनसे मिला जुला ये बहुभाषा भाषी राज्य हो गया। तो इस प्रकार से वियना कांग्रेस 1815 में और इसके पश्चात नवीन संविधान की रचना की गई। इसके पश्चात भी वहाँ पर भले ही 1815 में वियना कांग्रेस के द्वारा नवीन व्यवस्था लागू कर दी गई, लेकिन कैंटनों के बीच में संवैधानिक और धार्मिक मतभेद थे और जिनके परिणाम स्वरूप संघर्ष आरंभ हो गया। संघर्ष के 2 पक्ष थे। एक पक्ष जो था वो सुधारवादी प्रोटेस्टेंट वाला था और दूसरा जो पक्ष था वो प्रतिक्रियावादी कैथोलिक कैंटनों का पक्ष था। तो ऐसे में दोनों के बीच में एक केंद्रीकरण का समर्थक था और दूसरा संघात्मक व्यवस्था का समर्थन था। कैंटनों के लिए अधिकाधिक स्वायत्तता भी चाहता था। 1847 में ये जो दोनों के बीच में संघर्ष था ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 7 कैथोलिक कैंटनों ने राज्यमंडल से अलग होकर पृथक संघ जो था सुंदरबंड
की स्थापना का प्रयास किया। 19 दिन तक गृह युद्ध की स्थिति रही और अंत में कैथोलिक कैंटन की जो सेना थी, जो 7 कैथोलिक कैंटन थे, उन सेना को परास्त कर दिया गया और केंद्रवादी जो पक्ष था वो जीत गया। 1848 में अब पुनः एक संविधान लिखा गया, यानी युद्ध समाप्त हो गया 1847 में। और जो संघीय डायट थी उसने इस बात को अनुभव किया कि केंद्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए ताकि बाहरी आक्रमणों का भी मुकाबला किया जा सके और आंतरिक क्षेत्र में भी शांति और व्यवस्था बनाई रखी जा सके। इसी हिसाब से शासन प्रणाली में परिवर्तन किए गए। 1848 में 14 सदस्यों का एक आयोग नियुक्त किया गया। 50 दिन के पश्चात इस आयोग ने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, जिसमें 5 अगस्त से 2 सितंबर तक विभिन्न कैंटनों में लोक निर्णय लिया गया और लोक निर्णय में जनता ने भारी बहुमत से इसे स्वीकार किया गया और 22 में से 15.5 जो कैंटन थे उन्होंने इस नए संविधान को स्वीकार कर लिया और तत्पश्चात 12 सितंबर 1848 से स्विट्जरलैंड का नया संविधान लागू कर दिया गया। इसके पश्चात 1848 में जब नया संविधान बना तो उसके अंतर्गत संविधान के पूर्ण संशोधन और आंशिक संशोधन की भी व्यवस्था की गई। तब से लेकर अब तक 57 संशोधन किए जा चुके हैं और पूर्ण संशोधन जो है वो 1874 में किया गया और यही कारण है कि 1874 के संविधान का बहुत अधिक महत्व है। इसमें 4 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। शासन शक्ति के अधिकांश का केंद्रीयकरण, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की दिशा में प्रगति, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में राजकीय हस्तक्षेप और धार्मिक महंतों की शक्ति को समाप्त करना। यानी 4 महत्वपूर्ण जो दिशाएं थी उनमें परिवर्तन किए गए 1874 में और इसे बहुमत से स्वीकार कर लिया गया और यह संशोधित जो संविधान था वो 11 मई 1874 से प्रभावी रूप से लागू भी कर दिया गया। तो इस प्रकार से पूर्ण संशोधन का एक महत्वपूर्ण कार्य जो था वो संघीय सरकार की समस्त सेना पर नागरिक सत्ता का पूर्ण रूप से आधिपत्य स्थापित करना रहा था। 1874 के बाद भी संवैधानिक विकास क्रम चलता रहा। 1935 में भी मांग की गई कि स्विट्जरलैंड के संविधान में पूर्ण संशोधन होना चाहिए, लेकिन 1874 के पश्चात 1998 में और फिर 1999 में कतिपय संशोधन किए गए। 18 दिसंबर 1998 को नवीन संविधान को स्वीकार करने का अध्यादेश जारी किया गया और 18 अप्रैल 1999 से स्विट्जरलैंड में नया संविधान लागू किया गया। और आज जो स्विट्जरलैंड में हम शासन व्यवस्था देखते हैं वो 1998 के निर्मित संविधान और 1999 में जो लागू किए गया संविधान है उसी के आधार पर संचालित हो रही है।